नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। बीपीएससी पीटी के पेपर में आप देखते होंगे कि 8 से 12 सवाल आते हैं बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से, जो हर साल पब्लिश होता है, और बजट से। ठीक है, जो सवाल मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ, रिसेंट में 2 वर्षों में जितने भी बिहार के पेपर हुए हैं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का पेपर आप लगा लें, आप AA के पेपर में से देख सकते हैं, आप बीपीएससी के री एग्जाम्स में देख सकते हैं, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से देख सकते हैं। ये प्रश्न जो है बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए हैं। आज हम बिहार का लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे कवर करेंगे, जो आपका बीपीएससी 68th के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा, क्योंकि फिलहाल आयोग के द्वारा जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट दी गई है वो काफ़ी पहले की है और उससे पहले बिहार का अगला फ्रेश इकोनॉमिक सर्वे और बजट नहीं रिलीज होगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपका 7 से 8 नंबर पूरे कवर करा सकता है, जो अन्य कहीं आपको मिलेगा नहीं। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ना सिर्फ प्रीलिम्स पर्पस के लिए, मेंस के लिए आप उसमें बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें बिहार की आर्थिक समस्याओं का काफ़ी अच्छे से विश्लेषण उसमें किया हुआ देखने को मिलता है, कई सारी स्कीम्स का वर्णन उसमें किया जाता है। और प्रीलिम्स में मैंने बताया कम से कम 7 सवाल एक्सपेक्टेड होते हैं आपके बिहार इकोनॉमिक सर्वे से। तो आइए हम चलिए देखना शुरू करते हैं। इस तरीके के सवाल बनते हैं। अब मैं आंसर सबके नहीं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि डेटा बदल जाता है। हम लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर कवर करेंगे। बहुत सारे इनसाइट आपको देखने को मिलते हैं, लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे से ही पूछा है, तो इसके आंसर भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे इस तरीके के सवाल बनते हैं बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। आप बीपीएससी के लिए हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज 2.0 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी आपके लिए रहेगा ऐसा करना, क्योंकि बीपीएससी जो नेक्स्ट वाला है, जो जनवरी 2023 में एक्सपेक्टेड है, उसके लिए बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव हम लेने वाले हैं। साथ ही साथ बीपीएससी का इस पीटी के लिए हमारा पेड ग्रुप भी शुरू हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, जिस पर व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पेड बैच के बारे में। अगर आप बीपीएससी में मेंस पेपर लिखने जा रहे हैं तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे खुद से ही पढ़ें जरूर। वो 650 करीब पेजेस का डॉक्यूमेंट है, आपको पूरा पढ़ना चाहिए खुद से और नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें आंसर राइटिंग करनी है। लेकिन ये वीडियो प्रीलिम्स के लिए बहुत सफिशिएंट है, आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में से आपके सारे फैक्ट कवर हो जाएंगे। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर वाइज दिया होता है। अध्याय नंबर 1 होता है बिहार की अर्थव्यवस्था का एक अवलोकन। इसमें अर्थव्यवस्था है, इसमें आर्थिकी नहीं कुछ, और इसमें बहुत सारा आपको आर्थिक ज्ञान होने की आवश्यकता भी नहीं, सिर्फ आंकड़ों पर फोकस करना है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको दिखाया, आंकड़े ही ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे पेपर में। इसमें लिखा हुआ है कि वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बावजूद पिछले 1 दशक में लगातार सामाजिक आर्थिक विकास की अनुभूति बिहार ने की है, और सकल घरेलू उत्पाद जो है राज्य का, यानी जीएसडीपी जिसको बोलते हैं, उसके आंकड़ों में जो है हम लोग कह सकते हैं कोविड ने बहुत नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन फिर भी ग्रोथ माइनस पे नहीं गई, जहां पर ग्रोथ 10 से ऊपर रहती थी। आर्थिक कारणों की वजह से कोविड के नकारात्मक प्रभाव के कारण भी सिर्फ जो है इसमें करीब इतनी दर्ज की गई, मतलब करीब करीब जो है 10 से ऊपर चल रही थी, 10-11, लेकिन इतने ज़्यादा नकारात्मक वृद्धि, यानी कि कुल मिलाकर ग्रोथ निगेटिव जाने के बावजूद भी यहाँ पर जीएसडीपी में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 2.5% है। ये ध्यान रखिएगा, ये फिगर डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जो भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं उसके नोट जरूर बनाते हुए चलिएगा, बाकी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा ही। वर्तमान कीमतों पर बिहार का जीएसडीपी जो है वो कितना है, 618.63 हज़ार करोड़ रुपए। ये फिगर आपको लर्न करना है ऐसा का ऐसा ही, ये आ चुका है। 65th में मैं अगर बात करूं तो जीएसडीपी पूछी गई थी वर्तमान कीमतों पर, ठीक। तो 2020-21 में पूछ लेंगे कि बिहार की जीएसडीपी कितनी है, तो इतनी है। अगर स्थिर कीमतों पर पूछ लें तो 419.88 हज़ार करोड़ रुपए है, ठीक है। एनएसडीपी भी एक बार देख लेते हैं। एनएसडीपी है 566.47 हज़ार करोड़ रुपए, और 379.55 हज़ार करोड़ रुपए स्थिर कीमतों पर दर्ज की गई थी एनएसडीपी, ठीक है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी जो है मौजूदा कीमतों पर कितनी है बिहार में, 46.3 हज़ार रुपए है, ये भी लर्न करना है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू जिला उत्पाद के संबंध में 38 जिलों की रैंकिंग बनाई गई है, और इसमें शीर्ष स्थान किसका है, राजधानी पटना का ऑब्वियसली, और सबसे कम सकल घरेलू जिला उत्पाद में प्रति व्यक्ति कहाँ पे दर्ज किया गया है, पर कैपिटा में सबसे कम है शिवहर। तो हमसे अगर पूछेंगे कि बिहार का सबसे गरीब जिला कौन है, तो उसका उत्तर अब होगा शिवहर। आर्ट एंड कल्चर वाले पेपर में क्या पूछा था, बिहार का सबसे गरीब जिला कौन है, तो अब हम लगाएंगे शिवहर। जीएसवीए में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्रों की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी है, ये लर्न होना चाहिए आपको, ठीक है। तृतीय की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, 61.2% है, और प्राथमिक की है 19.2, और तृतीय की है 19.5।
द्वितीयक क्षेत्र में सबसे बड़ा जो भागीदारी है वो किसकी है? व्यापार की है, और फिर है मरम्मत और सेवाओं की। और दोनों का शेयर कितना है? व्यापार का है 15.3% और मरम्मत सेवाओं का है 14.4%। ये प्रतिशत भी लर्न कर लीजिएगा। विभिन्न संकेतक हैं सामाजिक आर्थिक विकास के, उसमें एक है कि कहाँ पर पेट्रोलियम की खपत सबसे ज़्यादा है। प्रति 1000 व्यक्ति में पेट्रोलियम की खपत में दो सबसे समृद्ध जिले हैं पटना और मुजफ्फरपुर, और जो है प्रति व्यक्ति छोटी बचत के संदर्भ में सबसे जो समृद्ध जिले हैं वो पटना और सारण। इतना काफ़ी है। सभी सूचकों की रैंकिंग पर समग्रता से विचार करने के बाद हम देखेंगे कि अपेक्षाकृत विकसित जिले कौन कौन से हैं। राजधानी है, बेगूसराय है, मुजफ्फरपुर है, शेखपुरा है, और वहीं सबसे पिछड़े जिले हैं अररिया, शिवहर, बांका, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण। अब वृद्धि कितनी कितनी दर्ज की गई है अलग अलग क्षेत्रों में बिहार में? तो 2.3%, द्वितीयक की 6.4% और तृतीयक की 6.7%। अध्याय 2 है राज्य वित्त। राज्य वित्त में यहाँ पर नहीं कवर करूंगा क्योंकि इसका हमने सेपरेट वीडियो दे रखा है बिहार बजट का 2022-23 का, उसमें देखिए, उसमें सारे फैक्ट कवर करा दिए गए हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे दो हम चीज़ें जरूर यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहला, स्वयं के स्रोत जो है बिहार के वो सीमित हैं, इस वजह से राज्य सरकार केंद्रीय हस्तांतरण और संसाधनों के अनुदान पर निर्भर रही है और अभी भी है। ये हस्तांतरण ज़्यादातर वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार होते हैं। 15वें वित्त आयोग के अनुसार 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसमें कहा था कि वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र के कुल साझा संसाधन पूल में बिहार का हिस्सा 9.67% से बढ़कर 10.06% हो गया है। ये भी पूछा गया था, ठीक है। बीपीएससी का जो री एग्जाम पेपर हुआ था 66 वाला, उसमें पूछा गया था। उसके बाद राज्य सरकार ने सकल घरेलू राज्य उत्पाद के प्रतिशत के बतौर सकल राजकोषीय घाटा को सफलतापूर्वक स्वीकार्य सीमा के भीतर रखा है। ये आगे नहीं बढ़ा है, जो स्वीकृत सीमा उसी में है। कितना है ये हमने बजट में डिस्कस किया है, इसको यहाँ पर ओवरलैप नहीं करेंगे। राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारी जो है वो कितनी है? ये यहाँ पर 2,27,196 करोड़ रुपए, और बकाया देनदारी जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी की है वो कितने % है देनदारी? ये है 36.7%। ये पूछ सकते हैं डायरेक्टली फिगर कि बिहार में जो देनदारी है वो जीएसडीपी का कितना % बनाती है? वो है 36.7%। अध्याय 3 बहुत बड़ा है, ये कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। कई सारा डेटा आपको लर्न करना पड़ेगा। बिहार के जीएसवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान कितना है? 19% है, ठीक। और 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र कितना था? 72.97 लाख हेक्टेयर था और फसल सघनता 144% थी। 19-20 में ध्यान रखिएगा, ये 19-20 ऐसा नहीं समझिएगा कि पुराना आंकड़ा है, लेटेस्ट जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे उसी में लिखा हुआ है और वहीं तक अपडेटेड है। 2019-20 में सकल सिंचित क्षेत्र कितना था? 54.35 लाख हेक्टेयर। हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये 7 निश्चय 2 जो है, ये जो सरकार का है उसका एक अग्रणी कार्यक्रम है। ये 7 निश्चय का सेकेंड फेज है, उसमें आया था हर खेत तक सिंचाई का पानी, और राज्य सरकार का अग्रणी कार्यक्रम है। राज्य में लक्ष्य है कि खेती वाली सारी जमीन को सुनिश्चित की जाए सिंचाई। अब आपके सामने सवाल होगा कि 7 निश्चय को कब शुरू किया गया था, तो ये आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। बल्कि जब हमने बजट डिस्कस किया था हमने बताया था, और जब बिहार करंट का वीडियो आएगा तो फिर से हम 7 निश्चय फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को मिला के डिस्कस करेंगे। अब यह बताने की कोशिश करिए, ये कृषि भूमि पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे की पिक है, हमने यहाँ पर कट करके इसको लगाया है। ये आंकड़े आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। पड़ती भूमि कितनी है, वन कितने हैं, 6.6% हैं। बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना आपका। एटलीस्ट ये 3 डेटा ध्यान रखिएगा, शुद्ध बुआई क्षेत्र और पड़ती भूमि और वन क्षेत्र कितने हैं। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? 16.5% ही लेटेस्ट अपडेटेड यहाँ पर मिल रहा है, इसको याद रखिएगा। बाढ़ का जिक्र नहीं है इकोनॉमिक सर्वे में, तो मैंने बता दिया आपको अलग से। और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हम बताएंगे अभी आपको आगे। एक फैक्ट और आपके सामने क्लियर करना है, बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र के बारे में नहीं दिया हुआ है बिहार की ऑफिशियल ISFR में, तो ये 7.1 है अभी भी, इसको एज इट इज़ आपको लर्न करना है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पारंपरिक स्रोतों को बहाल किया जाता है, नए जल स्रोतों का सृजन किया जाता है, जल संग्रहण और भंडारण संरचनाओं का विकास किया जाता है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। मक्का और गेहूं का उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए 2 जनवरी 2020 को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। ये BPSC 66 में पूछा था, ठीक है, री एग्जाम वाले में भी और ओरिजिनल एग्जाम में भी। वर्ष 2020-21 में मछली का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था, 6.83 लाख टन हुआ था। मछली के उत्पादन में अग्रणी जिले कौन से, हम आगे अभी बताएंगे आपको। सकल सिंचित क्षेत्र सब सर्वाधिक जो है ये कितना था, ये तो नहीं ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, लेकिन रोहतास में सर्वाधिक था, ध्यान रखिएगा, और सबसे कम शिवहर में था। नहरों से सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है, ये भी रोहतास है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, समस्तीपुर है, ठीक। और उसके बाद सीतामढ़ी कटिहार है। राज्य सरकार कृषि की उत्पादकता और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि रोड मैप के तहत जो है अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन करती रही है।
हमसे पूछा अभी एग्जाम में कि जो ये कृषि रोड मैप है ये कब से शुरू हुआ है, तो वर्ष 2008 से, ध्यान रखिएगा। राज्य सरकार जो है जैविक पट्टी बना रही है, कितने जिलों में? 13 जिलों में बनाया जा रहा है। 17,000 एकड़ से भी अधिक फसल क्षेत्र के लिए जैव C1 प्रमाण पत्र जारी किया गया है। बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 23 जिलों में समेकित बागवानी मिशन के साथ साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना कितने जिलों में चल रही है? 38 में से 15 जिलों में। और बागवानी विकास मिशन मतलब ये अगर पूछे समेकित बागवानी विकास मिशन कितने जिलों में चल रहा है, तो 23 जिलों में। कृषकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि विभाग द्वारा एक बिहान ऐप चलाया गया है, ठीक है, बिहान ऐप। तो अगर कहें बिहान किससे संबंधित है? कृषकों को डिजिटल सेवा प्रदान करने से। बिहार में दूध का कुल उत्पादन 115.01 लाख टन है। खाद्यान्न उत्पादन 16.31 लाख टन था, ठीक है, 2018-19 में, और अब बढ़कर के कितना हो गया 2020-21 में? लेटेस्ट आंकड़ों में 17.95 लाख टन है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सभी को पता है बिहार का, जो लोग बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, 94 लाख हेक्टेयर है और 6.6% वन क्षेत्र है। और वीरान आकृष्य भूमि 4.6% है, बाग बगीचे 2.7% और आकृष्य बंजर भूमि 0.5% है, ठीक है। शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है? लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 50.77 लाख हेक्टेयर। और सकल शस्य क्षेत्र कितना है? ये है आपका 72.97 लाख हेक्टेयर। और फसल सघनता कितनी है? 1.44। आकृष्य भूमि का क्षेत्रफल 2017-18 में जो है 41.18 लाख हेक्टेयर से थोड़ा बढ़ करके कितना हो गया है? 42.82 लाख हेक्टेयर, ठीक। बक्सर में और भोजपुर में जो है निमल बुआई क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, हम लोग कह सकते हैं। कितना है ये तो नहीं याद रखने की ज़रूरत होगी आपको। सकल शस्य क्षेत्र में निमल बुआई क्षेत्र से भाग देकर क्या निकाला जाता है? फसल सघनता निकाला जाता है, यानी कि क्रॉप इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? शिवहर में, और सबसे कम गया डिस्ट्रिक्ट में। बिहार में कुल वन क्षेत्र में कैमूर, जमुई और नवादा सबसे आगे हैं। और वैसे बिहार के SFR में हमने क्लियर कर ही दिया आपको, पूरा डेटा उसमें हमने बता दिया है। उसका वीडियो आप अलग से देख सकते हो, 9 मिनट का वीडियो है, अलग अलग बना हुआ है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आप उसको जरूर देखिएगा, बिहार स्पेशल में इंक्लूड करिएगा उसको। बिहार में जो कुल जोते हैं उनका 97% लघु और सीमांत है। लघु और सीमांत जोते कितना है? कुल मिलाकर 97%। ये बहुत ज़रूरी है, तो मतलब छोटे और सीमांत किसान सर्वाधिक हैं आपके बिहार में। अच्छा, ये 2015-16 का डेटा क्यों दिया हुआ है? आप अगर आश्चर्य कर रहे हो तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो समझ लीजिए कि आखिरी हमारा एग्रीकल्चर सेंसस यहीं तक हुआ था। अगला एग्रीकल्चर सेंसस होगा 2025-26 में, तब तक यही डेटा मान्य रहेगा, ठीक है। इससे आगे का नहीं दिया है, ना ही आएगा एग्जाम में। बिहार में जोतों का औसत क्षेत्रफल जो है 0.39 हेक्टेयर है। इसको लर्न कर लीजिएगा, ये आगे तक काम आएगा। वर्ष 2020-21 में चावल और मक्का की उत्पादकता जो है जितनी थी, इसको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। चावल के उत्पादन के लिहाज से अग्रणी जिले कौन से हैं? रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण। एटलीस्ट टॉप 2 ध्यान रखिए, 3 नहीं याद रखने की जरूरत होगी। रोहतास, औरंगाबाद चावल के उत्पादन में शीर्ष पर, चावल उत्पादकता में शीर्ष पर कौन है? ठीक है, उत्पादकता के स्तर पर पश्चिमी चंपारण और रोहतास शीर्ष 2 जिले हैं। इसके बाद वर्ष 2020-21 में यानी लेटेस्ट में गेहूं की उत्पादकता के मामले में टॉप पर कौन है? बेगूसराय और सारण। वहीं उत्पादन के मामले में टॉप पर कौन है? रोहतास और मुजफ्फरपुर और भोजपुर है। टॉप दो ध्यान रखना काफ़ी होगा, रोहतास और मुजफ्फरपुर का नाम ध्यान रखना काफ़ी होगा। देन इसके बाद बिहार देश का एक प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है। रबी और गर्मा मक्का की उत्पादकता यहाँ पर काफ़ी अधिक है। मक्का आप जानते हैं कि अलग अलग देश के हिस्सों में तीनों सीजन में उगाया जाता है हमारे भारत में। उत्पादन के स्तर के अनुसार मक्का की फसल के मुख्य उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? कटिहार, पूर्णिया। मैं 3 नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, टॉप 2 ध्यान रखना काफ़ी होगा, उतना ही आप याद कर भी सकते हैं। मक्का की फसल की मतलब शीर्ष उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक उत्पादन जहाँ पर होता है वो है कटिहार, पूर्णिया, ठीक है। और सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पर पाई गई है? अररिया डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद दलहन उत्पादन में जो अग्रणी जिले हैं वो है पटना और नालंदा, औरंगाबाद। और सर्वाधिक दलहन उत्पादकता कहाँ पर दर्ज की गई है? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। उत्पादन की दृष्टि से बिहार में शीर्ष दालें जो हैं वो मसूर और मूंग है, क्योंकि ये भी आ चुका है बीपीएससी री एग्जाम में एक बार 66 वाले में कि टॉप 2 दालें जिनका उत्पादन सर्वाधिक होता है वो कौन कौन सी है। उस समय दूसरी थी, इस समय मसूर और मूंग है, ध्यान रखिएगा। ये डेटा बड़ा मुश्किल से मिला है, पूरा इकोनॉमिक सर्वे में 10 मिनट इसको खोजना पड़ा था। ईख का उत्पादन पूछा जा चुका है, या फिर गन्ना। तो गन्ना उत्पादन के मामले में काफ़ी अंतर है। उत्पादन में सबसे टॉप पर है पश्चिमी चंपारण जिला, ठीक है। और जो है राज्य में प्रमुख ईख उत्पादक जिले हैं पश्चिमी चंपारण तो सबसे ज़्यादा है, 53.4%, टोटल 100% का यही होता है। उसके बाद गोपालगंज है, पूर्व चंपारण है और मुजफ्फरपुर है। मुख्य फलों का उत्पादन इस प्रकार है, केला सबसे ज़्यादा होता है, फिर आम होता है क्वांटिटी के मामले में, फिर अमरूद होता है और फिर लीची होती है। ये क्रम है, ये क्रम ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद शीर्ष अमरूद उत्पादक जिले बिहार में हैं नालंदा, मुजफ्फरपुर। और आम उत्पादन में शीर्ष पर हैं दरभंगा, पूर्व चंपारण और मुजफ्फरपुर।
2020-21 में आलू उत्पादन में अग्रणी है पटना, नालंदा और समस्तीपुर। वहीं प्याज के मामले में शीर्ष पर कौन है? नालंदा, पश्चिमी चंपारण और पटना। गोभी के उत्पादन में शीर्ष जिले हैं वैशाली, कटिहार और नालंदा। ठीक है। उसके बाद 2005 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के आरंभ होने से बिहार में सब्जियों का उत्पादन बढ़ा है। कृषि विभाग में 2 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की है, सब्जियों के लिए चंडी में और फलों के लिए देशरी में। राज्य सरकार ने 3 कृषि महाविद्यालयों को स्वीकृत किया है। कृषि अभियंत्रण का महाविद्यालय आरा डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा और कृषि व्यवसाय प्रबंधन का नया महाविद्यालय पटना में खुलेगा और कृषि जैव प्रौद्योगिकी का नया विद्यालय सबौर में खुलेगा। ठीक है, सबौर में। लेटेस्ट जो पशु जनगणना हुई है 2019 वाली, उससे पता चला है कि बिहार में पशुओं की कुल संख्या जो है बढ़ी है। अब ये कितनी हो गई है? 365.4 लाख हो गई है। पशुधन में सबसे बड़ा हिस्सा गाय बैलों का है, फिर किसका है? बकरे बकरियों का है और फिर भैंस और भैंसे का है। ठीक। पशुओं के टीकाकरण में सबसे टॉप पर है पूर्वी चंपारण, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पशुओं का टीकाकरण किया गया है और फिर बाद में पश्चिमी चंपारण है। प्रौद्योगिकी को महिलाओं और सीमांत किसानों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पशु सखी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहां पर पशु स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। अच्छा, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? आपसे कहेंगे कि पशु स्वास्थ्य सेवाएं बिहार में किस स्कीम के तहत या फिर किस इनिशिएटिव के तहत दी जा रही है, उसका नाम क्या है? तो उसमें पशु सखी एक ऑप्शन होगा, पशु स्वास्थ्य होगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन होंगे और एक ई वाला होगा, आपको ध्यान रखना है, पशु सखी नाम है प्रॉपर। हाल ही में लागत आपूर्ति, प्रौद्योगिकी, मूल्यवर्धन और विपणन में निवेश बढ़ाकर उच्च गुणवत्ता वाले पशुधनों और पशु उत्पादों की प्राप्ति के लिए बिहार पशुधन मास्टर प्लान जो है विकसित किया गया है। इसकी अवधि ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूछते हैं फैक्ट में कि बिहार पशुधन मास्टर प्लान की अवधि क्या है? 2018-19 से 2022-23 तक है। राज्य में दूध उत्पादन के मुख्य स्रोत गाय हैं, मतलब गायों का दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है बिहार में 62.6%। उसके बाद भैंसों का दूध होता है और फिर सबसे कम बकरियों का। गायों से दूध उत्पादन के मामले में शीर्ष जिले हैं समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना। भैंसों से सर्वाधिक उत्पादन, मतलब भैंस की राज्य में दूध उत्पादन की, मतलब भैंसें महत्वपूर्ण स्रोत है, इनकी खपत काफ़ी है। भैंस के दूध के उत्पादन के स्रोत हैं मुख्य मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण। मछली उत्पादन के लिहाज से अग्रणी जिले कौन कौन से हैं? मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण है, ध्यान रखिएगा। मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण। एनपीके फर्टिलाइजर्स की सर्वाधिक खपत कहाँ पर दर्ज की गई? पूर्णिया में, और सबसे कम दर्ज की गई शिवहर में। यूरिया की सर्वाधिक खपत है रोहतास में, उसके बाद पूर्णिया में। ठीक है। और राज्य में यूरिया की कुल खपत में संयुक्त रूप से 14.7% का योगदान किसका है? रोहतास, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण का। वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक 335 पंप सेट की खरीद कहाँ पे हुई थी? मुजफ्फरपुर में और फिर सारण में। थ्रेशर की सर्वाधिक खरीद कहाँ पर हुई थी? पश्चिमी चंपारण में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उद्यम क्षेत्र है अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर जो है केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसका सरोकार बिहार से भी है, क्योंकि मालवाही गलियारा होगा ये, और ये काफ़ी बेनिफिट करेगा बिहार को भी। ये 7 राज्यों से गुजरता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऑब्वियसली बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरेगा। इसकी लंबाई 1839 किलोमीटर होगी। चूँकि उद्यम क्षेत्र में इसका मेंशन है तो जरूर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है बीपीएससी में और बिहार के अन्य एग्जाम में। बिहार में एक बिहार नवांकुर कोष न्यास है जो ट्रस्ट है, इसमें 5 लाख रुपए अधिकतम का ब्याज मुक्त ऋण पाने के हकदार होते हैं उद्यमी कुछ। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चल रही है, उसमें ब्याज प्रतिशत की दर कितनी होगी? 1% की दर पर ब्याज दिया जाएगा उद्यमियों को। ठीक है। और शेष परियोजना व्यय की शेष 50% रकम अधिकतम 5 लाख रुपए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान सब्सिडी के रूप में इसमें मिलती है। ठीक है। उसके बाद बिहार में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इस समय जो चल रहे हैं वो हैं इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा। बहुत ज़रूरी है, ये आ सकता है कि बिहार में उभरते उद्योग कौन कौन से हैं। मान लीजिए दिया हो कि जो है डिजिटल शिक्षा हो, उसमें जो है इथेनॉल उत्पादन हो, खाद्य प्रसंस्करण हो, नवीकरणीय ऊर्जा हो, तो उसमें आप ई लगा देंगे, क्योंकि उभरते उद्योग इथेनॉल है, खाद्य प्रसंस्करण है और नवीकरणीय ऊर्जा है। जैसे उसमें पूछा भी गया था बिहार में तेज़ी से विकास करने वाला उद्योग कौन सा है, तो इसमें इथेनॉल उत्पादन तो दिया नहीं है, खाद्य प्रसंस्करण दिया, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। राज्य में चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए ऑक्सीजन उत्पादन में तेजी लाने के लिए, चूँकि बहुत सारी ऑक्सीजन की कमी कारण मौतें हुई थी कोविड के सेकेंड वेव में, तो इसमें ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 में अपनाई गई थी बिहार सरकार के द्वारा। बिहार स्टार्टअप नीति 2017 राज्य में नई पीढ़ी के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो आपसे अगर पूछे कि बिहार की लेटेस्ट स्टार्टअप नीति कब आई है, तो इसका उत्तर होगा 2017। दिसंबर 2021 तक स्टार्टअप के लिए इतने आवेदन प्राप्त हुए थे और इसमें 4987 इंक्यूबेशन के स्तर पे पहुंचे थे। बिहार नवांकुर कोष न्यास जो है उसमें 185 नवांकुरों को प्रमाणित किया गया था। अगर बिहार नवांकुर पूछे तो किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टार्टअप से। और बिहार नवांकुर है क्या? बेसिकली एक ट्रस्ट है, एक न्यास है। उसके बाद 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में से
प्रत्येक के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। वैसे बजट में हमने अलग से कवर किया है इसको। अब श्रम रोजगार के बारे में बात करें तो इसमें भी कई सारे आंकड़े लर्न करने हैं। जैसे 47.1% श्रमिक बिहार में प्रारंभिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक एम्प्लॉयमेंट देने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र ही है। और राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग लगे हैं इस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 43.7%। सबसे कम लोग जहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं वो तमिलनाडु है राज्य, फिर हरियाणा है, फिर पंजाब है। ठीक, द्वितीय क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिहार में जो है 23.9% लोग कार्यरत हैं। बिहार में श्रम सहभागिता दर कितनी है, 42.5% है। और महिला श्रमिकों की मजदूरी का स्तर जो है पुरुषों के स्तर से मतलब 75% है। अगर 100 रुपये बिहार में पुरुष श्रमिक को मिलते हैं तो 75 महिला को मिलते हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। निर्भरता अनुपात जो है बिहार में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है, 62% है। और इसका कारण ये नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे वृद्ध लोग हैं, यहाँ पर ये कारण है कि यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं बिहार में, तो निर्भरता अनुपात बढ़ जाता है। तो राज्य की आबादी के 46% बच्चे हैं, इस वजह से राज्य में निर्भरता अनुपात बहुत बढ़ा हुआ है। राष्ट्रीय औसत जो है 46.4% से अधिक है बिहार में। ठीक है, इसके बाद 2019-20 में पता चला है हमको कि बिहार में 59.9% पुरुष श्रमिक स्वनियोजित थे यानी सेल्फ एम्प्लॉयड थे। ठीक है, और इसी प्रकार 30.8% पुरुष जो है अनियमित श्रमिक थे यानी कि नॉन रेगुलर एम्प्लॉयड थे, जिनके पास जो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं था। बेसिकली जो मजदूरी दिहाड़ी वगैरह करते थे, इसमें 30.8% पुरुष श्रमिक थे। महिला श्रमिकों के मामले में 51.7%, स्वनियोजित श्रमिकों में से 22.9% महिलाएं जो है घरेलू उद्योग के रूप में आर्थिक क्रियाकलाप बिहार में करती हैं। इतने आंकड़े सफिशिएंट है, इससे बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम में। बिहार में अधिकांश पुरुषों को समाहित करने वाले उद्योग कौन से हैं? कृषि है, वानिकी है, मत्स्याखेट है, फिर है निर्माण और फिर है थोक एवं खुदरा व्यापार, मोटर वाहन की मरम्मत वगैरह। आदि संरचना और संचार के बारे में बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले सड़क संचार के बारे में बात करेंगे। 2020-21 में बिहार में परिवहन और दूरसंचार क्षेत्रों का राज्यगत मूल्यवर्धन यानी GSVA जो है इसका हिस्सा कितना था? दूरसंचार और परिवहन क्षेत्र में 11% था, जो कि बढ़ रहा है लगातार। तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर का पथ घनत्व यहाँ पे दर्ज किया गया था। और पथ घनत्व के मामले में पूरे देश के राज्यों में बिहार का स्थान यहाँ पे तीसरा था। केरल जो था ये टॉप पर था, फिर पश्चिम बंगाल यहाँ पर सेकंड पर। और 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों वाला बिहार इस सड़क नेटवर्क की घनत्व माफ कीजिएगा लंबाई के मामले में देश में इसका स्थान 10वां था। तो सड़क घनत्व या सड़क नेटवर्क की लंबाई के मामले में पूरे सभी राज्यों में बिहार का स्थान 10वां है। और सड़कों की कुल लंबाई के मामले में 8वां स्थान है बिहार का। ठीक है, तो सड़क नेटवर्क की लंबाई के मामले में देश में 10वां स्थान और सड़कों की कुल लंबाई के मामले में 8वां स्थान है बिहार का। और भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार बिहार में 12वां सबसे बड़ा नेटवर्क है। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों यानी कि नेशनल हाईवेज का घनत्व कितना है? ये है 1000 वर्ग किलोमीटर पर 58 किलोमीटर। और इस मामले में बिहार जो है तीसरे स्थान पर है सभी राज्यों में। विगत 3 वर्षों में जो है विभाग को 5 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। जैसे सर्वोत्तम नगर बस सेवा पुरस्कार 2018 मिला था। 2019 एक्चुअली कोविड-19 के समय शहरी परिवहन में नवाचार पुरस्कार 2020 में, जो हमने आपको बताया भी था, यह आया था करंट अफेयर में। बिहार में पथ सुरक्षा पहल 2019 से लागू है। सूचना प्रौद्योगिकी पहल के तहत प्रभावी सेवा प्रदान की जा रही है 2018 से। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना चल रही 2019 से। और इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या में भी असाधारण रूप से वृद्धि हुई है। ठीक है, और बिहार में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या अब पहुंच गई है 5.5 लाख करोड़। अब हम आ जाते हैं ऊर्जा क्षेत्र पर। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत पहले कम थी, अब बढ़ी है, अब हो गई है 350 किलोवाट आवर। ठीक है, लेटेस्ट में 2020-21 में। 2019-20 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता इतनी थी, ये पूछी जा चुकी है प्रीवियस एग्जाम में। 65th में एक्चुअली पूछी गई थी। अब हम क्या लगाएंगे 67th के लिए? 67th में अगर पूछें कि यहाँ पे, या फिर 68th में मान लीजिए पूछ लें और नया सर्वे नहीं आया कि राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता कितनी है, तो ये हो गई है 6422 मेगावाट। ठीक है, 6422 मेगावाट। वर्ष 2020-21 में बिजली की खपत के मामले में 3 संपन्न जिले हैं, पटना, गया और मुजफ्फरपुर। दूसरी ओर सबसे पीछे जो जिले हैं वह शिवहर, अरवल और शेखपुरा। ठीक है, उसके बाद बिहार में वितरण व्यवस्था 2 कंपनी देख रही है, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। राज्य में 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता जो है ये 54.3 मेगावाट है। ग्रामीण विकास के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात होगी यहाँ पर जीविका के बारे में। जीविका का ओरिजिनल नेम है बिहार लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। और सितंबर 2021 तक 10.3 लाख स्व सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन इसके तहत किया जा चुका है। ठीक है,
राज्य सरकार ने अगस्त 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की थी, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। और जीविका को 3 साल के लिए जो है 840 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ सतत जीविकोपार्जन योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था। अप्रैल 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई थी तो देश के शराब या फिर ताड़ी उत्पादन और बिक्री के परंपरागत रूप से शामिल होने वाले गरीब परिवारों को स्थायी आय सृजन करने में संपत्ति प्रदान करना इसका उद्देश्य था। यानी कि जो लोग ताड़ी वगैरह बनाते थे और जब ये एक्ट लागू हो गया था शराबबंदी का, तब उनका कैसे जीविका चलेगी इसको देखना इसका काम था। सतत जीविकोपार्जन योजना ध्यान रखिएगा किससे संबंधित थी। शराबबंदी जब हो गई थी तो शराब या ताड़ी उत्पादन और बिक्री करने वाले लोगों को जीविका प्रदान करना इसका उद्देश्य था सतत जीविकोपार्जन योजना का। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी थी? जीविका। मनरेगा के अंतर्गत 2020-21 के बीच जारी किए गए जॉब कार्डों की संख्या इतनी थी और रोजगार प्राप्त करने वाली परिवारों की संख्या 51 लाख थी करीब। सर्वाधिक जॉब कार्ड गया जिले में जारी किए गए थे। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में 38 जिला परिषद हैं, 533 जिला पंचायत समितियां हैं, 8,067 ग्राम पंचायत कार्यरत हैं और संस्थानों में 1161 जिला परिषद सदस्य हैं, 11,497 पंचायत समिति सदस्य हैं और 1,14,691 ग्राम पंचायत सदस्य हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट ये वाले फिगर ध्यान रखिएगा, जिला परिषद, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत, ये वाले जरूर ध्यान रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान आंशिक रूप से 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा और शेष 6ठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार से मिलता है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थानों को 2020-21 में केंद्र सरकार के कोष के हिस्से के रूप में बतौर 5,018 करोड़ रुपए अनुदान प्राप्त हुआ था, जिसका ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायत समितियों, जिला परिषदों के बीच इस अनुपात में वितरण किया गया था 70-20-10 में। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया था और मिशन 5 करोड़ नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया था और 5 करोड़ पौधे लगाना इसका लक्ष्य था। इसी योजना की तर्ज पर जीविका ने भी पर्यावरण संरक्षण और परिवारों के पोषण ग्रहण में सुधार लाने के लिए हरित जीविका हरित बिहार मिशन शुरू किया था, ठीक है, जिसका लक्ष्य 2021-22 में 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ पौधे लगाना इसका उद्देश्य है। अभी 12.72 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूह बैंकों के साथ ऋण संपर्क में है, यानी कि इनका लिंकेज किया गया है बैंक के साथ। और ग्राम पंचायतों द्वारा सौर स्ट्रीट लाइट योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम जो है, जो 7 निश्चय 2.0 है, उसका एक भाग है ये। इसके तहत सभी गांवों में सोलर लाइट लगवाई जाएगी। इसका क्रियान्वयन 2021-22 से 2022-23 तक किया जाएगा और अगले 5 वर्षों तक इन स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस भी देखा जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है ग्रामीण वाला, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भागीदारी तो है ही। अब इसमें सरकार ने अपनी कुछ उपलब्धियां गिनाई थी कि जैसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जिला परिषद औरंगाबाद को मिला था। पंचायत समिति जो थी उसमें पटना जिले का एक पंचायत समिति थी, रोहतास जिले की पंचायत समिति थी, औरंगाबाद जिले की थी और औरंगाबाद जिला का रफ़ीगंज प्रखंड इस तरीके से है। बाकी नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार 2020-21 को मिला था समस्तीपुर जिले के रोसड़ा प्रखंड मोतीपुर ग्राम पंचायत को। बाल हितैषी पुरस्कार 2020 औरंगाबाद जिले के कुटुम्बा प्रखंड का कुटुम्बा ग्राम पंचायत विजेता था। और ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के केवटी ग्राम पंचायत ने जीता था, ठीक है। आप कह रहे होंगे कि मैं 2022 और 23 के लिए 2020 का करंट अफेयर करा रहा हूँ। निश्चित तौर पर जो बदलता पैटर्न है उसमें बिहार का पुराना करंट अफेयर भी पूछा जा सकता है। नगर विकास की बात कर लेते हैं। वर्ष 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें शहरीकरण का स्तर बहुत कम दर्ज किया गया था, मात्र 11.3% बिहार में, बाकी सारी आबादी ग्रामीण है। राज्य सरकार ने ठोस यहाँ पे कदम लिए और शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.3% है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक। और बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में आया था। राज्य में 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 81 अधिसूचित क्षेत्र परिषद या नगर पंचायत सक्रिय हैं। अच्छा, ये आंकड़ा और भी कहीं अपडेटेड दिया हो तो उसके हिसाब से चाहें तो कर सकते हैं। अगर करंट में आ गया तो ठीक, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तो इसी को मानिएगा, क्योंकि फिर आप क्लेम कर सकते हैं अपने उत्तर को, ठीक है, कि इतने ही हैं। 12 नगर निगम, 49 नगर परिषद और 81 अधिसूचित क्षेत्र परिषद या नगर पंचायतें। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 3(1) का नियम कहता है कि शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए किसी वास्थल में न्यूनतम 75% आबादी का कृषितर आबादी जो कृषि कार्य में संलग्न ना हो होनी चाहिए। बिहार में एक ऐसे अनेक वास्थल हैं जहां पर कृषितर आबादी कुल आबादी के 75% से कम है, लेकिन वह शहरीकरण का प्रभाव दर्शा रहे हैं। ऐसे में ऐसे शहरों को अधिनियम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रखा जा सकता था। इस प्रतिबंध पर काबू पाने के लिए एक संशोधन किया गया नियम में। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2020 को प्रख्यापित किया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 3 के उप अनुच्छेद 1 में दूसरे प्रावधान में संशोधन किया जाए, क्योंकि कई ऐसे सारे क्षेत्र हैं बिहार में जहाँ पे वास्थल में
ऐसा नहीं है कि 75% से ज़्यादा ही लोग कृषितर क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उससे कम है, लेकिन कई सारे नगर होने के और फीचर शो कर रहे हैं। इस वजह से अब इसको 75% की बाध्यता को घटा करके कितना कर दिया गया था, 50% कर दिया गया था कि अगर 50% से अधिक लोग बिहार के किसी वास्थल में कृषितर क्षेत्र यानी कृषि के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में कार्यरत हों, उसको नगर का दर्जा दिया जा सकता है। तो कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया कि आप नगरीकरण के स्तर को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर दे रहे हैं। खैर जो भी है, हमको याद रखना है कि बिहार में क्या होता है कि 75% से अगर अधिक आबादी कृषितर क्षेत्रों में कार्यरत है और बाकी अन्य नियमों को भी पूरा करती है, तो उसको नगर कहा जा सकता है बिहार में। दिसंबर 2021 में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सीतामढ़ी और सहरसा को क्रमशः बिहार का 18वां और 19वां नगर निगम बनाने का फैसला किया गया था। ये करंट अफेयर में आया था, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको अपडेट करिएगा। अमृत मिशन के तहत बिहार में जो है 27 नगरों को शामिल किया जा चुका है। अमृत की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से ये आंकड़ा किसी ने नहीं बताया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अध्याय 10 की अगर हम बात कर लें, बैंकिंग और संबद्ध क्षेत्र, तो बैंकों की कुल संख्या में बिहार का हिस्सा देश में अपनी जनसंख्या के हिस्से से काफ़ी कम है। यानी कि जितना बैंकों का हिस्सा पूरे भारत में है, उसका केवल हिस्सा बिहार में कितना है, 8.6%। ठीक है। बैंकों ने 2020-21 में कुल 2,51,271 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए थे, जो गत वर्ष से इतने प्रतिशत अधिक से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है किस वर्ष में आई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए, बीपीएससी बहुत पूछता रहता है सवाल। मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। राज्य सरकार ने 2020-21 में कुल बजट का 44% हिस्सा मानव विकास से संबंधित क्षेत्रों के लिए आवंटित किया था। ठीक। और 2015-16 से 2020-21 के बीच बिहार में प्रति व्यक्ति विकास व्यय में 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इस वृद्धि का औसत जो है 10.3% था। तो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार अपने मानव विकास में काफ़ी खर्च कर रहा है। देश की 8.6% आबादी बिहार में निवास करती है, जबकि देश के क्षेत्रफल में बिहार का योगदान 2.9% का है। बिहार का आयु स्तूप यानी कि जो एज पिरामिड है वो आधार से चौड़ा और शीर्ष तक जाते हुए संकरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है और युवाओं की संख्या ज़्यादा है, प्रौढ़ों की संख्या कम है। प्रति लाख आबादी पर स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या के लिहाज से शीर्ष 3 जिले हैं जमुई, शेखपुरा और शिवहर। सबसे पीछे 3 जिले हैं सीतामढ़ी, दरभंगा और पटना। दिसंबर 2021 तक राज्य में कुल 10 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया था, जिसमें 5.7 करोड़ लोगों को पहली खुराक और बाकी लोगों को दूसरी खुराक दी गई थी। टीकाकरण अभियान का गीत था, कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार, ये गीत था। बिहार और भारत की जनसंख्या के अनुमान का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाता है कि 2036 तक कार्यशील आबादी यानी जो 15 से 59 होता है भारत में, अन्य देशों में 15 से 64 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, 15 से 64 या 15 से 59 के बीच की आयु को डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं। यह आया था अभी यूपीपीसीएस के पेपर में, बिहार में भी रिपीट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार में अपेक्षाकृत अधिक यहाँ पे कार्यशील जनसंख्या होगी, ये कहा जा रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे बड़े होकर कार्यशील जनसंख्या बन जाएंगे। कार्यशील आबादी का हिस्सा 2011 के 53.5% से बढ़कर 2036 में 61.4% हो जाने का अनुमान बिहार के संदर्भ में लगाया गया है। बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में 1 वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि बिहार में जो जीवन प्रत्याशा है वो रहेगी जो है मतलब 2014 से 2018 के बीच रही है 59.1 वर्ष की जीवन प्रत्याशा। 2019 में प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली जो है एसआरएस के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 प्रति 1000 दर्ज की गई थी, जो कि राष्ट्रीय आंकड़े 30 से कम थी। दिसंबर 2021 में राज्य में कुल 10 करोड़ महिलाओं का टीकाकरण हुआ था। और वर्ष 2020-21 में कुल राज्य बजट में महिलाओं का परव्यय का हिस्सा 16% का था। 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में महिलाओं के लिए कुल परिव्यय 3.7% था। अध्याय 12 अगर हम बात कर लें बाल विकास, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 5.18 करोड़ बच्चे थे और राज्य की कुल आबादी के 42% बना रहे थे। तो 2021 का अनुमान है कि 0 से 18 वर्ष उम्र के बच्चे 12% आबादी के साथ बिहार का स्थान भारत में दूसरा है। और बाल विकास का एजेंडा 4 स्तंभों पर आधारित है: स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा एवं विकास, बाल संरक्षण और बाल सहभागिता। बिहार में बाल बजट निर्माण का प्रचलन 2013-14 से शुरू हुआ था, ये पूछ सकते हैं। और वर्ष 2020-21 में बाल बजट के लिए 38,863.99 करोड़ रुपए जो है ये जारी किए गए थे, और जो राज्य के कुल बजट का 17.8% हिस्सा था। ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 10 से 19 वर्ष के उम्र के बच्चे जो है किशोर वय होते हैं, इनको टीनेजर्स कहा जाता है। बिहार की कुल आबादी बिहार की आबादी में टीनेजर्स कितने हैं? 19.8% हैं। विपदाग्रस्त परित्यक्त अनाथ बच्चों के सहयोग और पुनर्वास के लिए
यानी रिहैबिलिटेशन के लिए 23 बालगृह चल रहे हैं बिहार में। और अपना घर नाम से ज्ञात 2 बालगृह पटना और बेगूसराय में राज्य सरकार चला रही है। बाल संवाद अदालतें कानून तोड़ने वाले किशोर किशोरियों के और छोटे अपराधों से संबंधित मामलों को प्रभावी ढंग से निपटा रही है। समेकित बाल विकास योजना ICDS जो आई थी 1975 में, अभी भी चल रही है, इसके कुछ भाग संचालित हैं। 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए ICDS चल रही है बिहार में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जिसको बोल रहे हैं। समेकित बाल विकास सेवा द्वारा दी जाने वाली सेवा में सुधारों कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए 38 जिलों में पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर मोबाइल आधारित एक एप्लीकेशन है जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा जमीनी आंकड़ों की प्रविष्टि की जाती है। ध्यान रखिएगा कि ये पोषण ट्रैकर किससे संबंधित है, आंगनबाड़ी सेविकाओं की हेल्प करने के लिए, जिससे वो ग्राउंड लेवल पर एंट्रीज अपनी अपडेट कर सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिहार में अशोधित जन्म दर 2019 तक यानी लेटेस्ट तक 26, बिहार में शिशु मृत्यु दर ग्रामीण 29, नगरीय 27 और समस्त 29। बिहार में जो है कुल जन्म दर कितनी 3, मतलब ये टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पे दिया जा रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट ये है बिहार में 3 है, जबकि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी 2.1 होती है, जिसको भारत अचीव कर चुका है ऑलरेडी। अब पर्यावरण जलवायु परिवर्तन आपदा प्रबंधन देखेंगे। बिहार में ये कितनी वर्षा होती है, ये होती है 138.5 सेंटीमीटर या फिर 1385 मिलीमीटर। ये लेटेस्ट है, इसको याद रखना है आपको। औसत वर्षा दर्ज की गई थी किशनगंज में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, जहानाबाद जिले में सबसे कम होती है। वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज में हुई थी और सुपौल में इतनी हुई थी और पश्चिमी चंपारण में इतनी हुई थी। सबसे कम कहाँ पे दर्ज की गई थी, अरवल में। कब, वर्ष 2020 में। इसके बाद जो तड़ित यानी कि आकाशीय बिजली होती है, इसके पूर्व चेतावनी प्रणाली के अंत के तौर पर इंद्र वज्र नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसमें लाइटनिंग की चेतावनी दी जाएगी। समुदाय को 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के बारे में 40 मिनट पहले सूचना मिल जाती है इंद्र वज्र मोबाइल ऐप से। बिहार पर्णपाती साल वनों के मामले में समृद्ध है और मुख्यतः रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका और गया जैसे दक्षिणी जिलों में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बिहार में, पर्णपाती साल वन। वहीं उत्तरी मैदान में पश्चिमी चंपारण जिले में घने आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे इसको। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वनाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है ISFR में, चाहे उसकी कानूनी स्थिति कुछ भी हो। इसके बाद भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का संयुक्त प्रतिशत कितना था, 10.3%। ठीक है, केवल वनों की बात कर लें तो 6.6% है, पता है आपको। और बिहार का कुल वनाच्छादन कितना था, ये वर्ग किलोमीटर में अगर हम देखें तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर था। और एक्चुअली वनाच्छादन 6.6 बिहार इकोनॉमिक सर्वे ने दिया है, लेकिन ISFR के हिसाब से बिहार का कुल वनाच्छादन जो है वो इतना है, कितना है, 7.84% है, ना कि 6.6। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा एक बार, ठीक। ISFR के हिसाब से कितना है, 7.84%। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के तहत बांका, मुंगेर, रोहतास जिलों में जो है काफ़ी पौधे लगाए गए हैं। ये कहा गया है इसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पटना विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया था और इसका मुख्य लक्ष्य डॉल्फिन की आनुवंशिकी पर अनुसंधान करना था। जमुई जिले में 2020-21 में महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया था। बिहार में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप जो 2015 से 2030 जिसकी अवधि है, इसमें आपदा जनित जोखिमों में कमी और जोखिमों के प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये 15 वर्षीय जोखिम आपदा न्यूनीकरण रोड मैप है। इसमें कृषि और मत्स्य पालन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खासकर बाढ़ के दौरान आपदा में कमी कैसे की जाए, इसका यहाँ पे अवधारणा विकसित की गई है। 2020-21 में बिहार में कृषि जनित सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी और काष्ठ उत्पादन का लगभग 7.9% का योगदान था। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए थे। ठीक है, उसके बाद राजगीर के नेचर सफारी पार्क का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 मार्च 2021 को किया गया था। 2020-21 में बाढ़ के कारण राज्य के कुल 19 जिले प्रभावित हुए थे। बिजली गिरने से 40 मिनट पहले चेतावनी देने के लिए इंद्रवज्र मोबाइल ऐप विकसित किया गया, आप जानते हैं। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, ठीक है, 1, 2, 3 हैं। नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट है। ठीक है, अब इनके यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं, तो इनको एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। अभी क्वेश्चन पूछा गया था AA के पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ बिहार प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मखाना। मखाने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट एलुवियल प्लेन में होता है, ध्यान रखिएगा। B यहाँ पे सही उत्तर है।